गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। आज हम लोग क्लास 3 और 4 के पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के इस कंटेंट्स को आज हम लोग 5वीं कक्षा के एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट कंटेंट जो भी कह ले उसे, तो इन तथ्यों की अब हम चर्चा करेंगे क्लास 5 के एनसीईआरटी में। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है सीटीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों को हमने इसको समराइज़ किया है और आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सभी का टीचर सेलेक्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इसे लाइक करें, चूँकि लाइक की भी संख्या कम है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि मैं लाइव आना शुरू हो जाऊंगा, और लाइव आने की वजह से थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इंटरेक्टिव फील होगा लाइव होने से, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को देखे बिना पता नहीं कैसे अकेले बोल बोल के पढ़ाना थोड़ा सा बोरिंग होता है। इसलिए आप सभी लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। जब तक लॉकडाउन सिस्टम है तब तक ये सारी वीडियोस सब कुछ फ्री रहेगा टीचर सेलेक्ट एकेडमी की तरफ से। और मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्त, टीचर, जो भी समझें, गाइड गुफरान आलम। तो शुरू करते हैं कक्षा 5 के इस इम्पोर्टेंट टर्म को 179 पॉइंट नंबर से। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं, यानी महक के, उसके बू से उसकी पहचान, गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। लोग कहते हैं ना कि पता नहीं मच्छर कैसे हम तक पहुंच जाते हैं, समझ में नहीं आता। वो शरीर की गंध है, जो हमारे बॉडी की महक होती है वो, और पैरों के तलवों की ओर हमेशा हम लोग बैठे रहते हैं। बॉडी के ऊपरी पार्ट पर पता नहीं मच्छर लगे या ना लगे, पैरों पर सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो तलवे की जो गर्माहट होती है उसकी ओर आकर्षित होते हैं और पैरों में खूब मच्छर काटते हैं। रेशम का कीड़ा दूसरे कीड़े को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। भाई, ये क्षमता ईश्वर द्वारा बनाई गई है, मतलब इससे गॉड के होने का, या ये कह ले कि उसकी तख्लीक का, उसके निर्माण का, इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि उसने ऐसे कीड़े मकोड़े का भी निर्माण किया है जो अपनी प्रजाति को, अपने जानने वाले को 1 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर लेते हैं। वो रेशम है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। वो कहते हैं ना, कुत्तों का अपना एरिया होता है, पिक्चर्स वगैरह में भी काफ़ी सुना होगा आपने। तो सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से ही जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया था। इसीलिए कुत्ते देखते हैं ना, इंस्टॉलमेंट जगह जगह अपना देते चलते हैं, हर थोड़ी दूर पर अपना इंस्टॉलमेंट डालते रहते हैं। इंस्टॉलमेंट आप समझ रहे होंगे, मुझे उसको ज़्यादा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुत्तों का अपना इलाका होता है, और जो दूसरे कुत्ते होते हैं वो अगर मलमूत्र कर दिए तो वो पहचान कर लेता है कि मेरे इलाके में कोई और आया था। अक्सर किसी गांव से तब परेशान होते हैं जब हमारा दिमाग उसको गंदा मानने लगता है। गांव वगैरह में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, मतलब माहौल बहुत ज़्यादा साफ़ होता है, हमारा नेचर वहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होती है। लेकिन लोग अगर गाँवों को गंदा मानने लगे, गोबर वगैरह कीचड़ देखकर, साफ़ सफाई न देखकर, तो वो बस दिमाग की गंदगी है और कुछ नहीं है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे आप पक्षियों को देखते हैं ना, दोनों तरफ से, जैसे हमारी आंखें हैं, उनके सिर पे आंखें होती है दोनों तरफ। पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। हम जब भी फोकस करते हैं किसी एक चीज़ पर हमारी नज़र डालती है, लेकिन पक्षियों में ये खूबी है कि वो दोनों आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर अपनी नज़र रख सकते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, मतलब जैसे बैठे रहेंगे झटकते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, पुतलियाँ नहीं घुमाते। अगर 30 डिग्री भी लेफ़्ट और राइट उनको देखना हो तो उसके लिए उन्हें अपना पूरा गर्दन घुमाना पड़ेगा, उनकी पुतलियों में मूवमेंट नहीं होती है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करे तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है कि एग्जैक्टली वो हमसे कितना दूर है, जब दोनों आंखों से एक चीज़ पर केंद्रित करे।
और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा भी बढ़ जाता है, मतलब जो उनका विजुअल एरिया होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। देखते हैं ना, चिल आसमान में उड़ते रहता है और नीचे चूहा वगैरह उसका शिकार कैसे कर लेता है, आपको बिल्कुल अंदाज़ा होगा। तो चिल हो, बाज हो या गिद्ध हो, ये इंसानों की यानी हमारी नज़र से 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी साफ तौर पे देख सकते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला में ही देख पाते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है सीटीईटी में कि पक्षियों को रात में कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट। यही ध्यान रखने की बात है। सांप को कान नहीं होता है, ज़मीन के कंपन से ही वो सुन पाता है किधर से आदमी किधर आ रहा है या कौन सी चीज़ जा रही है। कंपन से वो सुन के भागते हैं या किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं। उनके कान नहीं होते, यानी सांप बहरे होते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देख एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। बंदर की आवाज़ सुना ही होगा आपने लंगूर वगैरह की। तो एक ऊंचे पेड़ पर बैठा होता है सिक्योरिटी के लिए, बाकी क्या है, जैसे ही वो कोई खतरा देखता है बाकी को अलर्ट कर देता है अपनी एक खास आवाज़ निकाल के। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़ कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चल कर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़ निकालते हैं, है ना। उड़ के आने वाले अगर कोई दुश्मन है तो उनकी आवाज़ अलग निकालते हैं, जैसे हमारे आर्मी में होता है ना, हथियार के साथ आदमी है तो अलग आवाज़, बिना हथियार के आ रहा है तो अलग आवाज़। तो इस तरह से उन्हें भी, लंगूरों को भी अलग अलग तरह, चिड़िया भी अपनी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है कि कोई जानवर अगर उड़ के आ रहा है, कोई बड़ा पक्षी, तो वो अलग तरह से आवाज़ प्रदर्शित करती है, और जो चल कर आ रहा है उनके लिए कोई दुश्मन उनके नुकसान पहुंचाने तो अलग तरह से आवाज़ निकालते हैं अलर्ट करने के लिए। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब प्रकार की हरकत करने लगते हैं, जैसे बेचैन होने लगेंगे, कूदने लगेंगे। अगर गाय भैंस बकरी वगैरह खूंटे से बंधे होते हैं तो इतना कूदने और वहाँ हरकने लगते हैं, अपनी हरकत दिखाने लगते हैं कि लोगों को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ इंटरनली गड़बड़ हो रहा है। कुत्ते वगैरह रोने लगते हैं कई बार, या कुत्ते भौंकने लगते हैं अचानक से, पता नहीं चलता वहाँ तो कुछ है नहीं, भौंक क्यों रहा है। तो ये वही चीज़ है, तूफान या भूकंप आने से पहले एक अजीब प्रकार की जानवर हरकत करना शुरू कर देता है। और जो लोग जानवरों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, जैसे ट्राइबल वगैरह एरिया में, तो वो लोग उन हरकतों को समझकर उस पर सही रद्द अमल करते हैं, सही बिहेवियर करते हैं और अपनी जान तक बचा लेते हैं। 2004 में जब सुनामी आई थी तो अंडमान और निकोबार क्षेत्र के जो भी ट्राइबल थे वो जानवरों की इस हरकत की वजह से ही अपनी जान बचा पाए, पहाड़ी पर जाकर ऊपर कहीं ऊंचाई पर सेट हो गए और सब लोग बच गए थे। हाँ, वही चीज़ यहाँ नीचे दी गई है कि सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों का अंडमान की एक खास आदिवासी समझ गई और इलाका खाली कर दिया, तो वो बच गए। डॉल्फिन भी एक प्रकार की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बातचीत करती है। पता है, डॉल्फिन अपने माइंड का 30% यूज़ करती है, जितना हम और आप नहीं यूज़ कर पाते। हमसे और आपसे ज़्यादा दिमाग डॉल्फिन में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जानवरों की अपनी एक पूरी भाषा होती है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे कुछ लोग चिड़ियों की भाषा समझ पाते हैं, चिड़ियों के साथ अपना अच्छा खासा वक्त गुजारते हैं, उन लोगों को सब चीज़ें क्लियर होती है। सलीम का नाम सुना होगा, बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि वो चिड़ियों की भाषाओं को समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, चिड़ियों के साथ वक्त गुजारते हैं। उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सलीम। नेक्स्ट है, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, वे कई महीने तक फिर दिखाई नहीं देते। आपने भालू के बारे में सुना होगा, ठंड के दिनों में 2-2 3-3 महीने तक सोया रहता है। तो ये वही जानवर है, बहुत कम है, जानवरों की संख्या बहुत कम है ऐसे। सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है। गुम हो जाने का मतलब यही है कि वो बस काफ़ी लंबे समय के लिए नींद में चली जाती है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा सा वो देख लीजिएगा।
टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है हल्की सी। सथौल हो गया, उसको स्लॉथ समझिएगा, स्लॉथ SLOTH होता है। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखाई देते हैं पर यह भालू नहीं होते। ये दिन के करीब 17 घंटे पैरों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। उल्टे लटक कर कौन सोता है? ये स्लॉथ का नाम पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। भालू नहीं है, भालू जैसा होता है। 17 घंटे तक पैरों से उल्टे लटक कर सोते हैं। स्लॉथ एक पैर के सारे पत्ते खाकर ही दूसरे पैर पर जाते हैं, मतलब ये सबसे सुस्त जानवर है। एक पैर से दूसरे पैर पर उतरना, चलना ही नहीं चाहता, जहाँ है वहीं बैठे रहना चाहता है। और जब तक उस पैर के सारे पत्तों को नहीं खा लेता तब तक वो दूसरे पैर पर नहीं जाते। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। मतलब तकलीफ़ उठाना समझ रहे हैं ना, इतना सुस्त और काहिल होते हैं ये जानवर कि मुश्किलन 8 पैरों पर 5-5 साल के लिए, 40 साल की अगर पूरी ज़िंदगी है तो 8 पैर पर जाने का मतलब एक पैर पर 5 साल रहते हैं। और जब तक उसके पत्ते पूरी तरह खा के ख़त्म ना कर दें दूसरे पैर पे नहीं जाते हैं। तो इनकी काहिलियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। शर्म आनी चाहिए स्लॉथ को, हफ्ते में एक बार, छी। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। अंधेरे में भी हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर इमेज उसको, बाघ को दिखाई देता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। यानी बाघ की जो मूछें होती है उसका भी अपना काम है। हाँ, खुदा की तख्लीक का क्या मतलब, कितना कुछ कहा जाए, जितना भी कहे उसकी तख्लीक में उसके होने की सबूत को अगर हम ढूंढें तो हर एक एक्टिविटी में जाहिर होता है कि इसे बनाने करने वाला कोई ना कोई तो ज़रूर है। बाघ की अगर मूछें बनी हुई है तो उस मूछों का भी अपना एक काम है, क्यों बना हुआ है, वो हर चीज़ का एक मकसद है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सब का अपना मकसद है, कोई भी बेमकसद नहीं है, बेकाम का नहीं है। तो बाघ की मूछें हवा में कंपन को बता देती है और शिकार की स्थिति भी बता देती है और रात को रास्ता ढूंढने में भी मदद कर देती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है, इससे इलाके में कोई दूसरा बाघ प्रवेश नहीं करता। ठीक कुत्तों की तरह ही ये भी इंस्टॉलमेंट अपना देते रहते हैं जगह जगह पे, ताकि दूसरे बाघ को देख के पता चल जाए कि यहाँ से किसी और का एरिया शुरू हो रहा है, हम इधर ना जाएं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहता है। गुस्से में अलग और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालता है। हाँ भाई, पत्नी श्री को बुलाने के लिए तो थोड़ा सा अलग आवाज़ होनी ही चाहिए। गुस्सा होता है तो आवाज़ अलग, मतलब साउंड में वाइब्रेशन डिफरेंट होते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी बाघ जब घुर्राता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। हवा से पत्ता हिला है कि किसी शिकार या कोई जानवर की वजह से दूसरा हिला है, वो अंतर को समझ लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। यानी बाघ का कान भी क्या है, फ्लेक्सिबल है और लगभग 300 डिग्री तक वो घूम सकता है। 360 डिग्री तो नहीं कह सकते, 300 डिग्री तक लेफ़्ट राइट वो अपने कान को घुमा के आवाज़ों को, अलग अलग तरह के साउंड्स को इकट्ठा करता है और क्यों आवाज़ आई उसमें डिफ्रेंशिएट भी कर लेता है कि किसी अन्य जानवर की आवाज़ है या सामान्य किसी हवा वगैरह चलने की वजह से खड़खड़ाहट आई है, वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है। हाथी को उसके दांतों, गैंडे की सींग, हाथी के उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। हाथी दांत के लिए मारे जाते हैं, बेचारे गैंडे उसके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप इनके खाल के लिए इनको मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। इंसान है भाई, कुछ भी कर सकता है। आजकल आप पेपर में देख ही रहे होंगे क्या हालात हैं। केरला में किसी ने एक गर्भवती हथनी को मार दिया।
अनानास में किसी ने बॉम्ब वगैरह उसमें अंदर डाल दिया था, पटाखे वगैरह, जैसे ही वो उसके पेट में वो गया वो फटना शुरू हो गया, उसके बच्चे की भी मौत हो गई और उस बाघिन की भी हाथिन की भी मौत हो गई। मतलब इंसान क्या कहा जाए, क्या कुछ नहीं कर सकता। धरती का अगर सबसे सभ्य प्राणी इंसान है तो इस धरती का सबसे असभ्य प्राणी भी इंसान ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1973 के आसपास बनाया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना में जानवरों का शिकार करना बिल्कुल मना कर दिया गया है। जंगलों में आग लगने या जंगलों का विनाश के कारण जानवर कम होते जा रहे हैं, या ये भी कारण हो सकता है कि इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है तो आवास बनाने के लिए जंगलों का सफाया किया जा रहा है, तो जानवरों की संख्या कम होती चली जा रही है। जो लोग सांप को अपनी बिन की धुन पर नचाते हैं उन्हें कालबेलिया कहा जाता है। ये एक जनजाति है कालबेलिया, क्वेश्चन आ चुका है इस पर भी सीटेट में कि सपेरे को कालबेलिया कहा गया जो सांप को अपनी बिन की धुन पर नचाते हैं। कालबेलिया समुदाय के लोग बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। नाग गुफन या नग गुफन ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। नाग गुफन कढ़ाई या डिज़ाइन करने की एक डिज़ाइन मानी जाती है, कढ़ाई वगैरह करने के लिए। भारत में केवल 4 तरह के सांप ही सबसे जहरीले हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये चारों सांप भारत में काफ़ी जहरीले माने जाते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। मतलब 2 ही दांत चुभा हुआ दिखेगा जहां आप सांप का काटा हुआ देखेंगे, और उसी दांत से वो अपनी विष को व्यक्ति में डाल देता है। सांप के जहर के असर से ख़त्म करने के लिए सीरम दी जाती है। जहर के असर को ख़त्म करने के लिए एक तरह की सीरम बनाई जाती है, और वो सीरम भी सांप के जहर से ही बनता है। यानी जैसे कहते हैं ना, लोहा ही लोहा को काटता है, वैसे जहर ही जहर को काटता है। जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता है और इससे पेट में एसिडिटी हो जाती है। बहुत ही यूनिक लाइन है ये, इसलिए आप दुखी और परेशान न रहा करें, क्योंकि उसकी वजह से खाना ठीक से पचेगा नहीं तो आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। खुश रहना सीखें जिस हालत में भी हूँ। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में बहुत ही भूखमरी है। उड़ीसा के कालाहांडी वैसे गरीबी के रेखा में देखा जाए तो सबसे टॉप पे, यानी कि सबसे बुरे हालात उड़ीसा की है, दूसरे नंबर पे बिहार की। तो कालाहांडी एक ज़िला है जहाँ भूखमरी बहुत ही ज़्यादा है उड़ीसा में। कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। कई बार तो धान गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है। आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गाँव में आम का अचार बनाए जाते हैं और पके हुए आम से मामिड़ी यानी तंद्रा यानी आम के पापड़ भी बनाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। मामिडी तंद्रा के लिए चटाई, कैजियरिना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी इकट्ठे किए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में निपैंथिस शिकारी पौधा होता है। निपैंथिस के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन हो चुका है कि निपैंथिस पौधा क्या करता है। तो वो एक ऐसा पौधा है जो जानवर जो उस पर बैठते हैं निपैंथिस पौधे पर, उन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को वो पौधा ही खा जाता है, इसलिए इसे शिकारी पौधा कहा जाता है। शिकारी पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके पत्ती के ऊपर ढक्कन लगा होता है जिसमें खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े आकर्षित होते हैं। वेलक्रो एक ऐसा युक्ति है जिससे दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। वेलक्रो नाम याद रखिएगा। वेलक्रो का स्थापना यानी उसका ईजाद किया था जिसने 1948 में स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल नामक व्यक्ति ने किया था। वेलक्रो का इस्तेमाल बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में किया जाता है। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। मतलब कई बार पौधे अपने बीजों को फल फट जाने की वजह से बीज छिंट जाते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर सूख जाती है तो छिटक कर बिखरने लगती है।
बारीक चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। बारीक मतलब महीन होता है, सूक्ष्म। मिर्ची हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए थे। दक्षिण अमेरिका से आलू, मिर्ची, चाय, मूंगफली, अमरूद और टमाटर भारत आया था। अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी भारत आया था। यूरोप से गोभी और मटर आया था। चीन से सोयाबीन भारत आया। भारत में बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, भिंडी, टिंडा और मेथी, ये सब भारत में पाए जाते हैं। 650 साल पुराना घड़सीसर जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था। घड़सीसर यह एक तालाब है, अर्थात सर यानी तालाब। घड़सी नाम है राजा का और सर यानी तालाब होता है, तो इसको घड़सीसर कहा गया, यानी घड़सी का तालाब। मीलों तक फैले घड़सीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। अल बिरूनी भारत उज्बेकिस्तान से आया था, ये याद रखने की बात है। अल बिरूनी कहाँ से आया? उज्बेकिस्तान से। 1000 साल पहले अल बिरूनी ने यात्रा वृत्तांत में यहाँ के लोगों को तालाब बनाने में माहिर बताया, जिससे पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते थे। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहर बनवाए गए थे। तालाब में कुछ पानी जमीन सोख लेती है और इस तरह से जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता है तथा आसपास के ज़मीन में भी नमी रहती है। तालाब को इसलिए पक्का नीचे से नहीं बनाया जाता, ज़मीन पानी सोखेगी तो आसपास भी नमी बनी रहती है। बावड़ी एक ऐसा कुआं होता था जहां पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच जाते हैं, इसलिए लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। बावड़ी में सीढ़ी बने होते थे, नीचे पानी लोग सीढ़ियों से चल के जाके सीढ़ियों की मदद से पानी को भर लेते थे, फिर ऊपर आ जाते थे। पुराने ज़माने में लोग काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे, जिसमें प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम था, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। जो लोग सफ़र में होते थे उनके लिए बावड़ियाँ बनाई जाती थी। दरकी माई राजस्थान के अलवर ज़िले में एक गांव में रहती है। इनकी पहल से लोगों ने तरुण भारत संघ नामक संस्था के साथ मिलकर तालाब बनाए। इस पॉइंट को बिल्कुल नोटिफाई कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तरुण भारत संघ संस्था किसने बनवाई थी? तो दरकी माई राजस्थान के अलवर ज़िले के उन्होंने बनवाया था। जब अंडे के उबलने के लिए रख दिए जाए और पानी में थोड़ा नमक डाल देते हैं तो बर्तन की तली में बैठे अंडे पानी में तैरने लगते हैं। बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है ये, कि इसलिए लोग अंडा उबालते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं कि पेंदी में सटे नहीं। सटने की वजह से कई बार अंडे चटक जाते हैं, तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि अंडे पेंदी छोड़कर ऊपर आ जाए और अच्छे से उबले चारों तरफ से। समुद्री जल में नमक पाया जाता है, यह तो कोई अनोखी ज्ञान की बातें हैं नहीं, सबको पता है। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है। मृत सागर जॉर्डन में है। इसे मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसमें आदमी कभी डूबता नहीं है। आप उसमें किसी को भी फेंक दीजिए, ऐसा लगेगा वो उसमें तैर रहा है, डूबते नहीं है, ये इसकी ख़ास बात है। जॉर्डन में है ये। मृत सागर में लोग ऐसे बैठ के अखबार पढ़ते हैं जैसे लगे कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ, आधा बॉडी पानी के अंदर आधा ऊपर। मृत सागर में तैरना सबसे आसान है, जैसा कि मैं बता रहा था, आदमी कोई डूबता ही नहीं। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया था। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी और ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इसी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलवाया था। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर पाबंदी कैसे। गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को, यानी नमक बनाने के कानून को, उन्होंने तोड़ा। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। क्यारी मतलब जो लाइन बनाकर बनाई जाती है वो क्यारी होती है। क्यारियों में भर दिया जाता है और तेज़ धूप में पानी सूख जाते हैं और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन हर मच्छर के काटने से नहीं होता, वो तो बीमारी वाले मच्छर होते हैं
खून की जांच से मलेरिया का पता चलता है। मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है, यानी सारे मच्छर तो खून चूसते हैं, लेकिन मलेरिया फैलाने का काम मादा मच्छर करती है, जिसका एनोफिलीज नाम है। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है, इसलिए स्लाइड पर खून के अंदर की बारीकियाँ साफ दिखाई पड़ती है। जो कोई डायग्नोस्टिक सेंटर होता है जहाँ ब्लड वगैरह चेक किया जाता है, तो वहाँ वो स्लाइड पर ब्लड लगा के उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसकी बारीकियों को, चीज़ों को उसमें गिनते हैं, तो 1000 गुना बड़ी दिखाई देती है वो अपने साइज से। एनीमिया खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से हो जाती है। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आयरन की प्राप्ति होती है। हरी सब्जियां खाने से हेमोग्लोबिन बढ़ जाता है। शरीर में किसी तत्व की कमी को पूरा करने के लिए दवाई ली जाती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मच्छरों के कारण से होता है। मलेरिया मच्छर जनित रोगों से बचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढे को जो भी हो वहाँ भर दें, बर्तन के पानी को निकाल दें, टंकी कूलर को हमेशा साफ़ रखें, हर हफ्ते उसे सुखाएं, कूलर वगैरह अगर है तो। तालाबों में मछलियों को छोड़ें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा ले। मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए सोते वक्त। ये सब गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी तेल छिड़काव कर दीजिए ताकि मच्छरों का लार्वा सब समाप्त हो जाए। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से छोटे मच्छर जो कि पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे होते हैं निकलते हैं, इन्हें लार्वा कहते हैं। मक्खियों से भी पेट की बीमारी हो सकती है। हमारे स्कूल में या घर में नल के आसपास कुछ हरा भरा फिसलने वाला पौधा उग जाता है जिसे हम काई कहते हैं। काई एक जलीय पौधा है। मलेरिया बीमारी मच्छर से फैलता है। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है। मलेरिया के टीके का आविष्कार रोनाल्ड रॉस ने किया था, जो कि भारतीय थल सेना में जनरल थे। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला था और 16 सितंबर 1932 में उनका निधन हो गया। ग्रुप लीडर की कुछ जिम्मेदारी होती है जो नीचे दी गई है। बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करें, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ाए जाने पर आगे बढ़ें, जो चल न पाए उसे हाथ से पकड़कर चढ़ाएं, रुकने के लिए जगह ढूंढें, साथी को बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखें, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखें। ये सब चीज़ें ग्रुप लीडर की होती है, जो रोनाल्ड रॉस या उनके सहयोगियों ने बताया होगा। मिजोरम में केवल मीजो भाषा बोली जाती है। ये मीजो भाषा कहाँ की है? मिजोरम की, याद रखने की बात है। नदी पार करने के लिए रस्सी पर स्लिंग यानी एक तरह का हुक लगा होता है, एक स्लिंग लगाई जाती है जो नदी को उसे पार कर लिया जाता है। पहाड़ पर चढ़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है, यानी पैर पहाड़ पर और बॉडी ऐसे बेंट होकर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। पैर और सर के बीच टोटल 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। पहाड़ से नीचे उतरने को पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। पहाड़ पर दूर तक संकेत भेजने के लिए सीटी बजाई जाती है। बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था और उनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे उस वक्त। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रच चुकी है। पहाड़ पर टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट का उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक की सीट के कारण हवा रुक जाती है और ठंड हवा भी नहीं लगती। सोने के लिए स्लीपिंग बैग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पंख भरे होते हैं जिससे गर्मी बनी रहती है अंदर। टेंट के चारों तरफ नाली खोद दिए जाते हैं ताकि बर्फ़ पिघल कर टेंट के अंदर ना आ पाए। बछेंद्री पाल पहाड़ी इलाकों में गढ़वाल यानी उत्तराखंड मंडल के पौड़ी जिले के नाकुड़ी गांव की रहने वाली थी। बिल्कुल एक गांव तक की जानकारी है, इसमें ध्यान रखिएगा। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की अवस्था में पहाड़ पर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के गाइड में चढ़ना आरंभ कर दी थी और बछेंद्री पाल बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी यानी लगभग 9 किलोमीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसका नेपाली नाम सागर माथा है, उस पर कदम रखा। बछेंद्री पाल 23 मिनट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखी।
गोलकुंडा की इमारतें दक्षिण भारत में अवस्थित है। गोलकुंडा साउथ में ही पड़ता है। किले में एक बुर्ज होता है जो दीवारों से ज़्यादा ऊंचा होता है। गोलकुंडा में बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक अपना राज किया। किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते थे। उस ज़माने में भी 2 मंजिला इमारतें बनाया जाता था। गोलकुंडा किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। गोलकुंडा में तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। तोप है वो 302 में, ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा में तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने पहली बार किया। औरंगजेब बादशाह की सेना बंदूकों और तोपों के साथ 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही और किले में घुस नहीं पाई थी। राजा अपने राज्य को फैलाने के लिए कुछ छोटे छोटे राजाओं से दोस्ती कर लेते थे। कभी कभी चापलूसी भी करते थे और कभी तो परिवार में शादी कराकर भी हमला करके भी कारण हो सकता है, शादी करा के भी कारण हो सकता है। चापलूसी और दोस्ती करके अपने राज्य को फैलाते थे। राज्य फैलाने के लिए सबसे प्रसिद्ध हमला करना होता था। पहले के ज़माने में तोप का इस्तेमाल होता था। आजकल बहुत सारे देशों के पास तो न्यूक्लियर बम है। गोलकुंडा में तोप यानी कांसे के पाए जाते थे। तोप जो भी बना था वो ब्रॉन्ज के बने होते थे। तोप कांसे की चीज़ 1000 साल पहले से आदिवासी बनाते आ रहे हैं। कांसे गहरी खानों में से तांबा और टीन निकालकर दोनों को पिघलाकर मिक्स करके बनाया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कांसा किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो तांबा और टीन का। गोलकुंडा के महल की ऐसी खासियत है कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोले तो राजा के महल में सुनाई देता था। किले की दीवारों में मिट्टी की पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाए जाते हैं। गोलकुंडा में पत्थरों के नीचे कई सुरंग होते हैं जहां ठंडी ठंडी हवा आती रहती है और यहाँ फौजी रहते थे। गोलकुंडा के बगल में हैदराबाद के संग्रहालय में बहुत पुरानी चीज़ें रखी है, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार इत्यादि। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई तो यान के अंदर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया था। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर पहुंचा जा सकता था। अंतरिक्ष यान में खाना और पानी के बूंदे भी तैरते रहते थे। हाथ मुंह धोने के लिए तैरते हुए बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करके और हाथ मुंह साफ करते हैं। अंतरिक्ष यान में लोग कंघी नहीं करते क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। अंतरिक्ष यान में एक जगह टिक कर काम करने के लिए आपको अपने आप को बांध कर रखना होता है। स्पेसशिप के खिड़की से देखने पर पृथ्वी गोल दिखाई देता है। सुनीता जब 5 साल की थी तब उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखी थी और राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री माने जाते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने। सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष से देखने पर किसी देश की सीमा दिखाई नहीं देती, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। सुनीता को बचपन में खेल कूद, तैराकी पसंद थी। पढ़ाई में भी कभी भी आगे नहीं रही वो। सुनीता गोताखोर यानी डाइवर बनना चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। सुनीता डटकर पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली भारतीय महिला बनी। सुनीता स्कूल टीचर बनकर बताना चाहती थी कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़ी है। पेट्रोल के उप उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा। पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन, निपेंथिस और सीएनजी प्राकृतिक गैस वगैरह, ये सब पेट्रोलियम के उप उत्पाद हैं। पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल, इसके भंडार सीमित हैं। इसके बनने में लाखों लाख साल लग जाते हैं। हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं, अगर उतनी ही तेज़ी से कच्चे तेल नहीं बन रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो अनवीकरणीय स्रोत हैं हमारे पास, उसका ज़रूरत भर इस्तेमाल करें, उसे बर्बाद ना करें। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी के नाम से जाना जाता है, इसमें धुआं बहुत ही कम होता है। यह ईंधन का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। प्राकृतिक गैस का भंडार भी हमारे पास असीमित है, जितना चाहे उतना इस्तेमाल करें। पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे से निकाली जाती है और निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। गाढ़े बदबूदार तेल को रिफाइनरी में अलग अलग अवयवों में बांटा जाता है। इसी तेल से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल,
हवाई जहाज़ के लिए भी ईंधन, एलपीजी, खाना पकाने वाला गैस, और मोम, कोलतार और ग्रीस, बहुत सारी चीज़ें इसी से निकल के मिलती है हमें। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय पदार्थ है, इसका इस्तेमाल धीमे करना चाहिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए बचाना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक साधन के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। लोनर का अर्थ है अकेला रहने वाला। लोनर अकेला रहने वाला इसका अर्थ होता है। लोन, लोनली, अकेला, वही है लोनर। गौरव जानी एक मुंबई के पर्यटक है जो अपने मोटरसाइकिल लोनर से मुंबई के महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली का सफ़र 1400 किलोमीटर का है। गौरव जानी अपने लोनर से दिल्ली से मनाली, जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख के लेह पहुंचे, जहां इलाका सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है और दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान है। लेह में लोग स्वागत को जूले कहते हैं, स्वागत करना मतलब जूले। लेह लद्दाख में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर 2 मंजिला बनाया गया है। कुछ परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं और नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हमने क्लास 5 के इतने सारे कंटेंट्स की चर्चा की। बेशक आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर इतने कंटेंट्स आप पढ़ ले रहे हैं तो आपका 12 से 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, थैंक यू।